शाम को आमिर ने ऑफिस से वापसी पर फिर दोस्तों के साथ डिनर का बहाना बनाया और गाड़ी लेकर निकल गया। हिरा उसके पीछे पीछे फिर गाड़ी लेकर निकल पड़ी। फिर वही दो लड़कियां और लंबा सैर सपाटा, फिर उनके साथ होटलिंग और फिर शॉपिंग। मगर इस बार शॉपिंग देखकर हिरा के हाथों के तोते उड़ गए, क्योंकि वो दोनों अरूसी जोड़ा पसंद कर रही थी। इससे आगे देखने की हिरा में सकत ना थी। गाड़ी घर की जानिब मोड़ दी और बेड पर लेटकर फूट फूट कर रोने लगी। तो ये अपनी मर्जी से शादी कर रहा है, इसलिए मुझे इनकार कर रहा है। और फिर हिरा ने आंसू पोंछते हुए पुख्ता इरादा कर लिया, जो भी हो जाए आमिर की मैं उस चुड़ैल से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से शादी करवा के रहूंगी। और आखिरकार आमिर को हिरा की जिद के आगे हथियार डालने पड़े। रजिया के घर में सफ़े मातम बिछी हुई थी। वो बेटी जिसे उसने कभी जिंदगी में थप्पड़ तो दूर डांटा तक नहीं था, आज रजिया घर की गुर्बत दूर करने के लिए उसकी भेंट चढ़ा रही थी। शुमाइल को तो जैसे चुप ही लग गई थी ये सब सुनकर। बेटा, तुम तो मेरी सबसे बहादुर और लाडली बेटी हो। मुझे यकीन है तुम इस कड़े इम्तहान में ज़रूर हमेशा की तरह सुरखरू होकर लौटोगी, रजिया ने शुमाइल को समझाते हुए कहा। माँ, एक बात पूछूं? जी पूछो मेरी जान। 10 पूछो। बच्चे की पैदाइश से ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होती ना? मैंने सुना है उस वक्त औरत को बहुत शदीद दर्द होता है, शुमाइल ने खौफजदा होते हुए कहा। सबकी सिसकियाँ फिजा में घुटी घुटी आवाज़ में बुलंद हुई और फिर घर में हर तरफ मौत की सी खामोशी छा गई। शुमाइल ने रात को अपने सिरहाने रखी ब्लैक कलर की उस टूटी हुई रिस्ट वॉच से टाइम देखा, जो कि एक दिन उसे गली से गुजरते हुए ज़मीन पर गिरी मिली थी। अगरचे ये अब कलाई पर बांधने के काबिल ना थी, मगर टाइम ठीक बताती थी। शुमाइल और उसकी छोटी दोनों बहनें लाइबा और हिना के पास स्कूल जाने के लिए वक्त देखने का कई सालों से यही जरिया थी, जिसे उसने बहुत संभाल कर अपने तकिए के नीचे रखा हुआ था। 2 बज चुके हैं और 3 बजे उसे लेने के लिए हिरा के घर से गाड़ी ने आ जाना था। शुमाइल ने बड़ी तीनों बहनों की तरफ सर घुमाकर देखा, सभी जाग रही थी। बस शुमाइल के सामने सोने का नाटक कर रही थी, मगर अम्मी अपनी चारपाई पर नहीं थी, शायद वो छत पर होंगी। शुमाइल ने सोचा, जितना भी वक्त उसके पास बचा था माँ की गोद में सर रख कर गुजारना चाहती थी। वो वहाँ से उठकर छत पर चली गई। रजिया जाए नमाज पर बैठी ऊंची आवाज़ में सिसक सिसक कर दुआ मांग रही थी। या अल्लाह, एक मजबूर माँ अपने जिगर के टुकड़े को दुनिया के लालची भेड़ियों के हवाले अपने ही हाथों से कर रही है। मौला, तू मेरे दिल का हाल जानता है। गम से फटा जा रहा है मेरा सीना। मेरी मासूम बेटी की हिफाजत करना, मुझ मजबूर और बेकस पे तरस खाना। शुमाइल माँ की फरियाद सुनकर खुद भी उससे लिपट कर रोने लगी। 3 बजने में चंद ही मिनट बाकी थे। माँ शुमाइल को लेकर नीचे कमरे में आ गई। बूढ़े दम्माज़ादा दादा पर फिर खांसी का दौरा पड़ा था। आलिया ने दादा को नीम गर्म पानी के 2 घूंट पिलाकर चारपाई पर लिटाने की कोशिश की, मगर वो हैरानगी से शुमाइल की तरफ देख रहे थे। कहाँ जा रही है मेरी बच्ची इस वक्त? दादा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। दादा जान, शुमाइल भागकर दादा जान के गले से जा लगी। अरे रो क्यों रही है? माँ ने डांटा है क्या? बूढ़े दादा ने सवालिया नजरों से रजिया की तरफ देखा। वो अब्बा जी, शुमाइल के मैट्रिक के पर्चे हो गए हैं तो उसका मामू इसे लेने आ रहा है। अब ये वहीं पढ़ेगी, बस इसलिए हमसे दूर जाने का सोच कर रो रही है, रजिया ने आंसू पोंछते हुए कहा। अरे मेरी बच्ची, दादा ने प्यार से शुमाइल के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। रो मत, मैं तुझे खुद हर माह जाकर घर से ले आया करूँगा वहाँ से यहाँ। तुम बस अच्छी तरह दिल लगा के पढ़ाई करना। खुद ही तो कहती हो, दादा जिस दिन मैं डॉक्टर बन गई सबसे पहले तेरी खांसी का इलाज करूँगी, और अगर तुम डॉक्टर ना बनी तो मेरा इलाज कौन करेगा? दादा ने खांसते हुए कहा। 3 बज चुके थे। रजिया ने शुमाइल को बड़ी सी चादर ओढ़ाकर घर से चंद गज की दूरी पर खड़ी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बिठा दिया। माँ, एक वादा कर मुझसे, शुमाइल ने गाड़ी में बैठते अपनी माँ के दोनों हाथ पकड़ कर कहा। जी मेरी जान, बोलो, रजिया ने अपने अंदर चीखती चिल्लाती औरत की आवाज़ और दर्द को दबाते हुए कहा। माँ, तुम मेरी सारी बहनों को फूलों वाली कार में दुल्हन बनाकर इस घर से रुखसत करोगी। अब किसी को भी मेरी तरफ फूलों के बगैर कार में विदा नहीं करोगी। शुमाइल अपनी माँ के हाथों को सख्ती से पकड़कर झंझोड़ते हुए बोली। हाँ, मैं अपनी बच्ची से वादा करती हूँ, तुम भी अपना ख्याल रखना। और ये लो फ़ोन नंबर, इसे संभाल के रख लो, बल्कि याद करके इसे फेंक दो। इस पे हमसे बात कर लिया करना, पर ख्याल रखना कि किसी को पता ना चले। गाड़ी चल पड़ी। रजिया वहीं घुटनों के बल ज़मीन पर गिर पड़ी। शुमाइल मेरी बच्ची, अपनी माँ को माफ़ कर देना। उसने कभी नहीं सोचा था कि कभी तुझे इस तरह से भी एक दिन घर से रुखसत करेगी।
घर के सब अफराद, जिसमें आमिर की छोटी बहन तराना जो कि फ़िज़िक्स में एमफिल कर रही थी और यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहती थी, आमिर का भाई आसिफ और उसकी बीवी शमा, आमिर की अम्मी हीरा के मैके वाले भी शामिल थे और कुछ करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शुमाइल का आमिर के साथ उसके घर पर ही निकाह हो गया, क्योंकि बकौल हीरा लड़की का इस दुनिया में कोई नहीं और अपना पेट पालने के लिए हीरा की भाभी के मैके में काम करती है। मगर आमिर को उस सारी सिचुएशन से या फिर लड़की से रत्ती बराबर भी दिलचस्पी ना थी, इसलिए उसने शुमाइल को शादी से पहले देखने की भी ज़रूरत महसूस ना की। उसके लिए बस हीरा का यही बता देना काफ़ी था कि उसे लड़की पसंद है। घर के ऊपर वाले पोर्शन में आमिर की दूसरी बीवी के लिए कमरा हीरा ने खुद सजाया था। आमिर के समझ में नहीं आ रहा था कि उस पर इतना शक करने वाली हीरा अब खुद उसे कैसे किसी और के हवाले कर रही थी। रात के 11 बज चुके थे। सब मेहमान उस सादा सी शादी की तकरीब से रुखसत होकर अपने अपने घरों को रवाना हो चुके थे, जब हीरा ने भी आमिर को गुड नाइट कहा और अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। आमिर को बहुत अजीब लग रहा था। या अल्लाह, ये औरत ज़ात तूने इतनी मुश्किल क्यों बनाई है, जिसकी मुझे आज तक समझ ही नहीं आई। कभी दूसरी शादी के खिलाफ दिन रात मुझसे जंग करती थी, अब खुद ही मेरी दूसरी शादी करवा दी। आमिर ने आसमान की तरफ मुंह उठाकर खुदा से शिकवा करते हुए कहा। बहरहाल अब जो भी था, उस कमरे में इंतज़ार करती अपनी नई नवेली दुल्हन के पास जाना था उसे, इसलिए बाकी के शिकवे दिल में दबाकर कमरे की जानिब कदम बढ़ा दिए। सुर्ख रंग के लहंगे के ऊपर दुल्हन का चेहरा छुपाने के लिए जो चादर उसे निकाह के वक्त ओढ़ाई गई थी, अभी भी वो ओढ़े बेड पर बैठी थी। ना ही उसने और ना ही किसी और ने उस चादर को उसके सर के ऊपर से उतारा था। आमिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उसके नज़दीक जा बैठा। अस्सलामुअलैकुम, आमिर ने उसे बड़े अदब से सलाम करते हुए कहा, मगर उसने जवाब देना पसंद ना किया। सलाम का जवाब नहीं देना आता क्या आपको, या हमारी शक्ल पसंद नहीं आई जिसकी वजह से आप हमसे बात करना भी गवारा नहीं समझ रही? वो अभी भी बुत बनी बैठी थी। आमिर आहिस्ता से उसके ऊपर से चादर उतार कर उसकी शक्ल देखते ही बोला, उसे जैसे करंट लग गया हो। वो कोई 14-15 साल की कम सिन लड़की थी जिसके साथ उसकी शादी हो चुकी थी। अगर आमिर की वक्त पर औलाद हो जाती तो शायद उसकी अपनी बेटी शुमाइल जितनी होती। काफ़ी देर तक वो हैरत से शुमाइल का चेहरा देखता रहा। ये हीरा ने क्या किया है, या खुदा, इतनी छोटी सी लड़की से मेरी शादी करवा दी। वो दिल ही दिल में हीरा की कमकली को कोस रहा था, मगर इसमें गलती सारी हीरा की नहीं थी। उसे भी एक बार शुमाइल से मिल लेना चाहिए था, मगर अब क्या हो सकता था। रज़िया के घर बाकी के 5 लाख भी पहुंच चुके थे, जिसका मतलब था कि शुमाइल की शादी हो चुकी है। रज़िया ने रुपए बड़ी एहतियात से गिनकर कमरे में रखे छोटे से लोहे के संदूक में रखे और ताला लगाकर चाबी एक डोरी में डालकर गले में पहन ली। वो इस पैसे को बड़ी समझदारी से और सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहती थी, ताकि उसकी लाडली बेटी की कुर्बानी रायगा ना जाए। बस अभी तक उसने उन पैसों में से एक मोबाइल ही खरीदा था, जिसका नंबर उसने शुमाइल को दिया था। रोज़ रात को वो उस मोबाइल की स्क्रीन पर नज़रें जुमाई सो जाती कि शायद शुमाइल उसे कॉल करे और वो उसकी आवाज़ सुन ले, मगर अभी तक उसने उनसे राब्ता करने की कोई कोशिश ही नहीं की थी। आमिर ने उसे रिंग पहनाने के लिए जूं ही अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया तो शुमाइल सहम कर उससे दूर हट गई। शुमाइल, वो मैं तुम्हें ये सुहाग रात का गिफ्ट देना चाहता था। उसने रिंग शुमाइल की गोद में रख दी। अगर मेरे हाथों से नहीं पहननी तो खुद पहन लो। शुमाइल कांपते हाथों से रिंग उठाकर शहादत की उंगली में पहनने लगी। वो उस उंगली में रिंग पहनते हैं। आमिर ने जो ही शुमाइल की रिंग वाले फिंगर को हाथ से टच किया तो मारे खौफ के उसका पूरा जिस्म कांपने लगा। आमिर को शुमाइल की हालत देखकर हंसी आ गई, लेकिन उसने खुद पे कंट्रोल रखा ताकि शुमाइल को बुरा ना लगे। अच्छा माय डियर वाइफ, आराम करें और मैं भी सोने लगा हूँ, गुड नाइट। आमिर ने अलमारी से 2 कंबल निकाले, एक शुमाइल को दिया, दूसरा खुद ओढ़कर बेड के करीब सोफे पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। शुमाइल ने ड्रेस भी चेंज ना किया और ऐसे ही बेड पर लेट गई। जब आमिर ने शुमाइल की तरफ देखा तो परेशान हो गया। ये लड़की इतने हैवी ड्रेस और ज्वेलरी में आराम से कैसे सो गई। बात सुने वाइफ जी, अपना ड्रेस चेंज कर लें। मगर शुमाइल टस से मस ना हुई। चलें, ड्रेस चेंज ना करें, ज्वेलरी ही उतार लें, वरना सुबह तक आपके नाजुक कान इसके बोझ से टूट जाएंगे। अब की बार शुमाइल ने कुछ रिस्पॉन्स देते हुए बेड से उठकर ज्वेलरी उतारने की कोशिश की, मगर सिवाय चूड़ियों के उससे कुछ नहीं उतरा था। मे आई हेल्प यू माई डियर वाइफ? आमिर दोबारा उसकी हालत से महजूज होते हुए बोला। जी, वो ये सब नहीं उतर रहा मुझसे, शुमाइल ने डरते डरते कहा। या अल्लाह, तेरा शुक्र कि कुछ बोली तो सही, वरना मुझे तो लगा था कि मेरी वाइफ गूंगी है। लाएं, मैं आपकी मदद करता हूँ। आमिर शुमाइल के करीब गया,
40-50 पिने उतार कर आमिर ने शुमाइल के सर से इतना हैवी काम का दुपट्टा उतारा और अब शुमाइल गोल्ड की ज्वेलरी उसे उतार कर पकड़ा रही थी। नहीं, पहले आप ये बताएं कि ये इतना भारी काम वाला सूट तुम्हें कहा किसने था पहनने को? आमिर उसे छेड़ते हुए बोला। शुमाइल आमिर की बात सुनकर परेशान हो गई। मैंने जानबूझकर नहीं पहना, हीरा आपी ने पहनाया है। वो कहती थी कि दुल्हन ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। शुमाइल ने बड़ी सादगी से अपनी सफाई पेश की। अच्छा, तो अब आप कौन सा ड्रेस पहनना पसंद करेंगी? मैं वो निकाल देता हूँ अलमारी से। नहीं, आप रहने दें, मैं खुद ही निकाल लूँगी। शुमाइल बेड से उठकर अलमारी की तरफ चल पड़ी, मगर कामदार हैवी लहंगा उसके पाँव तले फंस गया, जिसकी वजह से वो लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर गई। अब की बार आमिर से अपनी हंसी पर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था और वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। आमिर को हंसता देखकर शुमाइल को शदीद शर्मिंदगी का एहसास हुआ। वो पहले ही बहुत कंफ्यूज थी। अब आमिर के इस तरह हंसने की वजह से उसने वहीं ज़मीन पर बैठकर रोना शुरू कर दिया। अच्छा, सॉरी। शुमाइल को रोता देखकर आमिर भी परेशान हो गया। मैं मजाक कर रहा था। चलो उठो, शाबाश, मैं निकाल देता हूँ ड्रेस। आमिर ने अलमारी से शुमाइल को लाइट सा सूट निकाल कर दिया और सोफे पर सोने के लिए चला गया। बाहर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बज रहा था। रज़िया ने उठकर कुंडी खोली तो बाहर उनका पुराना मोहल्लेदार बरकत 2 आदमियों के साथ खड़ा था। अंदर आ जाएं या यहीं पे खड़े होकर बात कर लें, ताकि यहाँ भी सारे मोहल्ले को तुम्हारी पिछली करतूतों के बारे में पता चल जाए, बरकत ने घुर्राते हुए कहा। जी भाई, आ जाएं अंदर, रज़िया ने रास्ता छोड़ते हुए कहा। देखो रज़िया, तुम पिछले 3 साल से हमारे कर्ज के पैसे दबाकर घर को ताला लगाकर यहाँ छुपी बैठी हो, पर शायद तुम मुझे जानती नहीं कि मैं भी तुम जैसी धोखेबाज औरतों को ज़मीन की तहों से भी निकाल लाता हूँ। बरकत बड़ी बड़ी मूंछों को बल देते हुए ऊंची आवाज़ में बोला। बरकत भाई, आपको मेरे घर के हालात तो मालूम हैं सारे, मगर आप बेफिक्र रहें, मैं जल्दी आपके 70,000 वापस कर दूंगी। बस मुझे 1 हफ्ते की मोहलत और दे दें, और अगर 1 हफ्ते में पैसे ना दिए तो सज़ा भी खुद ही बता दो फिर अपनी। बरकत ने बड़े बड़े सुर्ख डेले घुमाकर रज़िया को घूरते हुए देखा। भाई, मेरा यकीन करें, मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर खुद आपके घर पैसे देकर आऊँगी, ये वादा है मेरा आपसे, रज़िया ने शर्मिंदा होते हुए कहा। रज़िया बीबी, बात सुनो, बरकत के साथ आए हुए आदमी ने सरगोशी के अंदाज में रज़िया को मुखातिब करते हुए कहा। कर्ज की इतनी बड़ी रकम ना तो 1 हफ्ते में तुमसे इकट्ठी होनी है और ना ही तुम वापस कर सकती हो। अगर तुम्हारे पास इतने पैसे हो तो तुम कभी कर्जदारों के डर से मोहल्ला छोड़कर ना भागती। इसलिए तुम्हारे भले के लिए एक मशवरा है मेरे पास। जी बताएं, रज़िया ने हैरानगी से पूछा। अपनी बेटी ज़ारा को आज रात के लिए हमारे साथ भेज दो, तुम्हारा कर्जा भी माफ़ कर देंगे और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी, और सुबह को बच्ची भी खैरियत से घर पहुंचा देंगे। बरकत ने आंख मारते हुए रज़िया को तजवीज़ पेश की। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरी बेटी हीरा मंडी की तवाइफ नहीं कि मैं उन्हें तुम जैसे घटिया शख्स के साथ हराम कारियों के लिए भेज दूं। वो एक शरीफ और नेक वालिदैन की औलाद है, रज़िया ने गरजते हुए कहा। ओए नेक परवीन, अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरे पैसे ना लौटाए ना, तो इस मोहल्ले की गली में खड़ा होकर तुम माँ बेटियों को वो जलील करूँगा कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। बहुत कर लिया तुम्हारा लिहाज मैंने। बरकत ने अपनी चाल की नाकामी पर गुस्से से उछलते हुए कहा। मिल जाएंगे आपको पैसे, दफ़ा हो जाओ तुम लोग मेरे घर से, अब जा रहे हैं। वैसे रज़िया, अभी तुम गुस्से में हो, ठंडे दिमाग से मेरी बात पर गौर करना। शादियां तो तुम्हारी बेटियों की होनी नहीं, और ना ही इनके लेखों में दुल्हन बनना लिखा है। ऐसे ही बिन ब्याह के ही बेचारियां अपनी ज़िंदगी में मर्द की कुर्बत का सुख देख लेंगी। बरकत ने इंतहाई ढिठाई से हंसते हुए कहा। रज़िया दिल ही दिल में पेचोताप खा के रह गई। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो बरकत का मार मार कर हुलिया बिगाड़ दे, और यहाँ से अब कहीं भागने की कोशिश की ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बरकत ने जाते हुए दरवाजे पर रुककर फिर से कहा। रज़िया ने उनके जाते ही कमरे की कुंडी चढ़ा ली। छत पर जाकर देखा तो सब बहनें एक दूसरे से लिपट कर डरी हुई एक कोने में दबकी बैठी थी। रात को रज़िया ने अगले पूरे दिन की प्लानिंग की। उसने फैसला किया था कि वो अब लोगों से अपनी बेटियों की खुशियों की भीख नहीं मांगेगी, बल्कि छीन लेगी। लोग औरत की ताकत का अंदाज़ा तो लगा सकते हैं, मगर एक माँ की कुव्वत शायद कोई नहीं जान सकता, जिसकी दुआएं हालात तो क्या तकदीर का रुख भी बदल सकती हैं। रज़िया ने दीवार की तरफ करवट ली और आराम से सो गई। अगली सुबह नहाने के बाद जब शुमाइल ड्रेसिंग के सामने लाइट ब्राउन बालों में खड़ी ब्रश कर रही थी, तो आमिर ने पहली बार उसके सरापे पे गौर किया। सफ़ेद रंग, तीखे नकूश, गहरी सब्ज़ आंखें। शुमाइल हकीकत में बहुत खूबसूरत थी, जो किसी भी मर्द को आसानी से पसंद आ जाती, मगर उसने अपने से दुगनी उम्र के मर्द की पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी बीवी बनना क्यों पसंद किया? गुर्बत भी वजह हो सकती है, मगर अभी उसकी उम्र को देखकर लग नहीं रहा था कि उसने इस उम्र में ही अमीर बनने के सपने देखने शुरू किए होंगे।
आमिर गहरी सोच में डूबा हालात का जायजा ले रहा था। शुमाइल, इधर आओ। वो आमिर के पास आकर बेड पर बड़े अदब से बैठ गई। सच बताओ, ये शादी तुम्हारी मर्जी से हुई है या किसी ने तुम्हें इसके लिए मजबूर किया था? जी, मेरी मर्जी से हुई है, किसी ने मजबूर नहीं किया। शुमाइल ने हीरा का बताया व रटा रटाया जुमला कह दिया। अच्छा, मेरी बात सुनो, अगर तुमसे कभी भी कोई मेरे और तुम्हारे दरमियान होने वाली बातों या किसी ताल्लुक के बारे में कुछ भी पूछे तो किसी को कुछ नहीं बताना। अच्छा जी, बेहतर, शुमाइल ने मुख्तसर सा जवाब दिया। शाम को आमिर के आबाई गांव में दावत वलीमा थी, जिसके लिए सब घर वाले अपनी अपनी गाड़ियों में गांव की तरफ रवाना हो गए। दूसरी सुबह रज़िया ने पैसों वाला संदूक खोला और 85,000 रुपये गिनकर अपने बटुए में डाल लिए। बाकी पैसे फिर से उसी मलमल की पोटली में बांधकर कपड़ों के नीचे करके ताला लगा दिया। अपनी दोनों बड़ी बेटियों आलिया और आबदा के साथ अपने पुराने मोहल्ले की तरफ जाने वाली वैगन में बैठ गई। तीनों माँ बेटियां खामोशी से सफ़र तय कर रही थीं। रज़िया के दिमाग में माजी के वाक़यात एक ड्रामनी फिल्म की तरह घूमने लगे, जब उसका शोहर जिंदा था और उन दोनों ने मिलकर आलिया और आबदा के रिश्ते नज़ीर अहमद की बड़ी बहन सकीना के बेटों से तय कर दिए थे। कितनी खुश थी उसकी दोनों बेटियां इन रिश्तों से। रज़िया की नज़रों के सामने आलिया और आबदा के हया और खुशी से दमकते चेहरे घूमने लगे। घूमने लगे। दोनों के मंगेतर किसी फैक्ट्री में मुलाजिम थे और सबसे बढ़कर इस रिश्ते में बड़ों की रजामंदी के साथ साथ बच्चों की रजामंदी भी शामिल थी। रज़िया ने अब तक जो घर के खर्च से बचा कर रखा था, उनसे आलिया और आबदा के जहेज़ की चीज़ें खरीदने लगी थी। बेटियों के जहेज़ के फर्नीचर के लिए रज़िया और नज़ीर ने छुट्टी वाले दिन एक फर्नीचर की दुकान से 2 सेट पसंद किए थे, जिनकी कुल कीमत 1,40,000 बनती थी। कुछ रकम रज़िया के पास थी और बाकी रज़िया के पास 1 तोले तलाई झुमके भी थे। उसने और नज़ीर अहमद ने भामी सलाह मशवरे से ये बेच दिए, जिससे 70,000 अदा कर दिए गए। बाकी रकम की अदायगी के लिए उसके शोहर ने एक जिगरी दोस्त बरकत से 70,000 6 माह के लिए उधार पकड़ लिए। जिस दिन नज़ीर अहमद के एक्सीडेंट में मौत वाक़या हुई, वो फर्नीचर के 70,000 देने दुकान पर जा रहा था। उसके सड़क पर जख्मी होकर गिरते ही किसी ने उसकी जेब से वो 70,000 भी निकाल लिए और घर के 9 अफराद का कुंबा, जिसका वाहिद कफील नज़ीर अहमद था, उसकी मौत के बाद खाने के भी लाले पड़ गए। रज़िया की नन ने जब रज़िया के घर के बिगड़ते हुए मुआशी हालात देखे तो उसके दिल में ये डर बैठ गया कि शादी के बाद उसके बेटे कहीं कमाई कर के रज़िया के ख़ानदान को न पालते रहें। इसलिए उसने बहाना बनाकर शादी से इनकार कर दिया। फर्नीचर वाले ने साफ कह दिया कि पैसे वापस नहीं करूँगा, हाँ इतनी रियायत ज़रूर दे देता हूँ, तुम्हारा जब जी चाहे बाकी के 70,000 देकर अपना सामान ले जाना। उसने रज़िया को एक पर्ची बनाकर साइन कर दी। दूसरी तरफ बरकत रोज़ घर की दहलीज पर अपने पैसे मांगने आ जाता और रज़िया को बुरी तरह जलील करता। रज़िया ने पेट पालने के लिए लोगों के घरों में छोटे मोटे काम शुरू कर दिए, मगर बरकत के पैसे अभी सर से उतरे ना थे कि नियाज करियाना स्टोर वाले का भी 10,000 रुपया सर पर मजीद कर्जा चढ़ गया। और एक दिन जब वो घर लौटी तो सामने का मंजर देखकर उसके हाथों के तोते उड़ गए। बरकत उसकी जवां साला बेटी ज़ारा को बालों से पकड़कर अपने साथ घसीट कर ले जा रहा था। जब रज़िया ने ज़ारा को छुड़वाने की कोशिश की तो उसने रज़िया को ज़ोरदार धक्का मारकर गली के बीच गिरा दिया। जब तुम्हारे पास मेरे पैसे जमा हो जाएं तो मेरे पैसे दे जाना और ज़ारा को आकर छुड़वा लेना। बरकत ने गरजते हुए पूरे मोहल्ले के सामने बावाज़े बुलंद कहा। ज़ारा बुरी तरह तड़प रही थी। भाई, मैं वादा करती हूँ कल तक तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। नज़ीर के फैक्ट्री से कल उसका हिसाब किताब हो जाना है, रज़िया ने झूठ बोलते हुए कहा। मगर तुम ज़ारा को छोड़ दो, तुझे अल्लाह का वास्ता देती हूँ, मैं पाँव पकड़ती हूँ तुम्हारे। रज़िया बरकत के पैरों में गिर कर गिड़गिड़ाने लगी। मोहल्ले के कुछ और लोग भी जमा हो गए थे। सबके कहने पर बरकत ने ज़ारा को तो छोड़ दिया, मगर इस शर्त पर कि अगर कल तक रकम वसूल ना की तो रज़िया को खुद उन पैसों के बदले ज़ारा को इसके हवाले करना पड़ेगा। रज़िया ने सबके सामने चारों नाचार कबूल कर लिया। बरकत के जाते ही रज़िया ने ज़ारा का हाथ पकड़ा और घर के अंदर ले आई। ज़ारा खौफ से कांप रही थी। रज़िया ने उसे गले लगाया और अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगी। पर माँ, हम कल तक 70,000 कहाँ से लाएंगे? आबदा ने परेशानी से कहा। रज़िया ने कोई जवाब ना दिया। रात के 1 बजे रज़िया ने अपनी बेटियों के साथ मिलकर घर का सारा सामान एक कमरे में रखकर ढांप दिया और 2 बजे के करीब ये बदलेख खानदान अपने घर को ताला लगाकर नामालूम मंजिल की तरफ चल पड़ा।